सीधी जिला एक आदिवासी और वनांचल एरिया है और यह भाग में एक तरीके से देखा जाए तब वन के साथ साथ प्रकृति के एक अनुपम उदाहरण देखे का मिलत है। साथ में वन्य प्राणी के इतने बड़े बड़े अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, संजय टाइगर रिजर्व है, दुबरी अभ्यारण्य है और यह पूरे यह कहा जाए जिम्मेदारी के जिम्मेदार हमारे साथ हैं। आज CCF साहब हैं, YP सिंह साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। अब सर से हम ये जाने के प्रयास करें आए हैं आज कि सर ये व्यवस्था जो है बड़े दिनों से चल रही है और सीधी के अधिकांश जो है वनांचल जो क्षेत्र हैं वो आप लोग के अंतर्गत आते हैं। इस दौर पर अब क्या स्थिति है सर, क्योंकि पर्यटन को लेकर यदि कहा जाए तो संजय टाइगर रिजर्व और दुबरी अभ्यारण्य जो है ये बेहद खास है। सोन घड़ियाल हमारे पास है, फिर भी उतना पर्यटक यहाँ सीधी में क्यों नहीं पहुँच पा रहा सर? एक्चुअली जो संजय दुबरी अभ्यारण्य और संजय नेशनल पार्क अभ्यारण्य, इन दोनों को मिला करके 2006 में संजय टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और संजय टाइगर रिजर्व बनाने के बाद 2011 में दोनों संरक्षित क्षेत्र को मिला करके कोर एरिया और व्यवहारी का जो शहडोल ज़िले का व्यवहारी एरिया है उसका 65 स्क्वायर किलोमीटर और सीधी ज़िले का जो टेरिटोरियल एरिया है स्पेशली मझौली, मड़वास, टंसार और भोयमाड़ का, इसका 861 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया बफर एरिया। इस तरीके से जो अब संजय टाइगर रिजर्व है वो 1674 वर्ग किलोमीटर का पार्क हो गया है। पार्क में पिछले 4-5 साल से लगातार प्रयास करके टाइगर्स की ब्रीडिंग हो रही है। पहले इसके लिए ये कहा जाता था कि इट इज़ ए स्टेपिंग स्टोन, मतलब जहाँ से टाइगर आते हैं और चले जाते हैं, बट नाउ इट हैज़ बिकम द सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। अभी हमारे पास 5 टाइगर्स ऐसी हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं और अब उन बच्चों की जो उम्र है वो 1 महीने से लेकर के 16 महीने तक है। तो पार्क में अभी टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से उनके लिए जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी पशु हैं, वो भी चीतल की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ रही है। इसके लिए हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से अभी तक 1600 चीतल ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, 800 चीतल और अभी इस साल लाएंगे। इस तरीके से चीतल की ब्रीडिंग भी हो रही है। चीतल की ब्रीडिंग के अलावा भी यहाँ पे नीलगाय, चिंकारा, सूअर, ये सब भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अतिरिक्त भी जो कोर एरिया के गांव हैं अभी जिनको हम लोगों ने विस्थापित नहीं कर पाए, उनके मवेशी, और कोर के बाहर जो बफर के गांव हैं उनके मवेशी, उन पे भी हमारे टाइगर्स मुख्य रूप से निर्भर रह रहे हैं। निश्चित तौर पर सर हमारा प्रश्न एक ये भी है सर कि इतना बड़ा सब कुछ कहा जाए हमारे पास, कहा जाए कि जंगली जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, उसके बाद इतना बड़ा एरिया है, तो सीधी सर जैसे प्रमुख बांधवगढ़ में लोग जो है सैलानी बहुत जाते हैं, तो क्या प्रयास नहीं किया जा सकता सर कि सीधी में ये संजय टाइगर रिजर्व और यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़े? और निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सैलानी को आने के लिए उसको रहने की जगह चाहिए, और आप जानते हैं कि अभी हमारे पास उस एरिया में एकमात्र MP टूरिज्म का होटल जो है वो परसिली में है। परसिली जो PWD का गेस्ट हाउस हुआ करता है, तो उसको 2014 में MP टूरिज्म ने लिया, 5 कमरे थे, फिर उन्होंने 9 और हट्स बनाई, इस तरीके से 14 कमरे उनके पास हैं। एक और मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी अपना होम स्टे शुरू किया है 4 कमरे का। तो जहाँ तक पर्यटकों के रहने की बात है, वो अभी तो एकोमोडेशन हमारे पास सिर्फ 18 कमरे का ही एकोमोडेशन है। हमारे फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस जो है वो बस्तुआ में, वहाँ पे 4 कमरे हैं, लेकिन वहाँ अभी टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। मेन टूरिस्ट जो है वो दुबरी में ही जा रहे हैं। दुबरी जो रेंज है बड़का डोल गेट से जा रहे हैं। तो जैसे ही रहने का एकोमोडेशन बढ़ेगा, टूरिस्ट आना बढ़ेंगे। दूसरी आप ये जानते हो कि रोड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब बनारस और रीवा की रोड ये अच्छी हो गई है, तो बनारस से सीधी का रास्ता अच्छा हो गया है, इलाहाबाद से सीधी का रास्ता अच्छा हो गया है।
रोड अच्छी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से टूरिस्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर बड़ी बात यह है कि हमारे पास सब कुछ होए के बादो आज रोजगार के यदि जो सृजन हो चाहिए वह में नहीं हो पावल लगा है। और प्रयास के यदि बात की जाए तो सर के द्वारा ये वादा किन जाल लगे वो बातों रखी जाल लगी कि अब सड़कें जो है बेहतर हो गई हैं, तब बहुत जल्द जो है सैलानी की आवाजाही बढ़ सका थी। अब बात सर सोन घड़ियाल की हम करते हैं कि सोन घड़ियाल में यदि देखा जाए तो जोगदहा के अलावा सोन घड़ियाल का न ब्रीडिंग का कोई क्षेत्र है और वहाँ पर एक सीमित क्षेत्र में ये घड़ियाल जो है अपना रहते हैं और वहीं इनकी ब्रीडिंग भी होती है। तो सर इसके लिए 75 किलोमीटर, मैं यदि गलत ना हूँ कि लगभग 75 किलोमीटर का एरिया जो है संरक्षित किया गया है सोन घड़ियाल के लिए। तो सर सोन घड़ियाल को आप कैसे पर्यटन के लिए उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए, क्या आखिर, क्योंकि हमारी रेत भी सोन घड़ियाल के चलते जो यहाँ की मूल खनिज है और जिसका अच्छा खासा भाव भी है और उस पर आम आदमी जो यहाँ का है उस रेत को निकाल के माफिया बन जाता है, उसको माफिया शब्द से लोग प्रोनाउंसिएट करने लगते हैं। हमारी रेत, हमारी ज़मीन, सारी चीज़ें हमारी, मगर माफिया हो जाता है। तो सर हमारी आप भावनाओं को समझ रहे होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप भी बंधे हुए हैं, अपने विभागों से बंधे हुए हैं, आपके जवाब भी विभाग के अनुरूप ही हमको मिलेंगे। किंतु सर ये कहना चाहता हूँ कि ये घड़ियाल की आखिर पर्यटन में कैसे उपयोग किया जा रहा है सर? जो सोन घड़ियाल सेंचुरी है वो 75 किलोमीटर की ना होकर के 209 किलोमीटर लंबाई में है। उसमें बनास नदी सीधी और शहडोल का जो पुल है परसली के पास, वहाँ से शुरू होकर के बनास नदी शिकारगंज तक और बाण सागर के नीचे देवलोन से शुरू होकर के सोन नदी सीधी सिंगरौली का जो पुल है सड़क का बाहरी के पास से, वहाँ से जहाँ गोपद मिलती है सोन में, ये पूरी 209 किलोमीटर की सोन नदी है। सोन नदी में मेन रूप से इसको इसलिए डिक्लेयर किया गया था कि इसमें घड़ियालों का और मगरमच्छ दोनों का इसकी ब्रीडिंग और हो सके, और वहाँ ब्रीडिंग और प्रजनन हो भी रहा है। अभी हमको सिर्फ दिक्कत एक ये हो रही है कि जब से बाण सागर डैम बन गया तब से नदी में बरसात के बाद पानी की मात्रा कम होने लगी। उसके लिए हम लोग भी लगातार बिजली विभाग से संपर्क में, इरिगेशन विभाग से संपर्क में रहते हैं। उनकी मजबूरी है कि उनके डैम में पानी चाहिए, हमारे लिए एक्वेटिक्स एनिमल्स की ज़रूरी है कि हमको पानी चाहिए। दोनों विन विन सिचुएशन में रहें, इसलिए वो पानी छोड़ते भी हैं, लेकिन उतनी मात्रा में पानी हमारे पास सोन में नहीं है जितना कि पानी होना चाहिए। शिकारगंज के आसपास वहाँ पे मगर दिखते हैं, शिकारगंज से लेकर के जोगदहा तक जहाँ दह है वहाँ पे मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ के अलावा टर्टल्स भी हैं। और जो घड़ियाल की संख्या है, घड़ियाल की संख्या में अभी सिर्फ हमारे पास लगभग 40 मादा घड़ियाल हैं, नर घड़ियाल नहीं है। नर घड़ियाल लाने के लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से 2 नर घड़ियाल लाने की परमिशन मिली है। बरसात ख़त्म हो गई, इसी अक्टूबर के महीने में हम उनको ला करके ब्रीडिंग का भी काम वहाँ आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सोन नदी इसके अलावा स्कीमर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कीमर्स पक्षी सोन नदी में और मुरैना के चंबल में, मध्य प्रदेश में 2 ही जगह उनका ब्रीडिंग है। ये राजघाट के पास, राजघाट और बीची के बीच में एक आइलैंड बनता है, वहाँ पे जाड़े के बाद गर्मियों तक स्कीमर्स आते हैं, अंडे देते हैं, हैचिंग होती है और फिर वो स्कीमर्स उड़ जाते हैं। निश्चित तौर पर सर के द्वारा जो है साफ तौर में यह बतावा जा लगा है कि यह सोन घड़ियाल में जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था काफ़ी लंबी है और घड़ियालन के संरक्षण के हिसाब से ही सोन नदी का आरक्षित किया गया है। सर जैसे कि सोन घड़ियाल के नाम पर इतना 209 किलोमीटर आरक्षित किया गया है, सर मेरा सवाल फिर वही घड़ियाल के मामले में भी वही आ रहा है, अपना संजय दुबरी अभयारण्य के में भी, कि सर हमारे पास मतलब आज़ादी के बाद से लगातार ये प्रयास हुआ कि सीधी एक आदिवासी अंचल ज़िला है और यहाँ वनांचल काफ़ी मजबूत है, वन काफ़ी हैं, हमारे पास नदियाँ काफ़ी हैं और इसको, मगर सर वजह दिक्कत क्या है? आप भी अच्छा खासा सर आपके पास अनुभव है, तो हम तो चाहेंगे कि सर सीधी को आपके अनुभव का लाभ मिले कि सर यहाँ पे पर्यटन की वो अपेक्षाएं, मतलब जो जनता को एक कहा जाए, जैसे राजस्थान की बात की जाए तो वो पूरा पर्यटन आधारित एक क्षेत्र है जहाँ पर मतलब लोगों की दिनचर्या में पर्यटक
शामिल ही रहते हैं। यहाँ सीधी में हमारे पास इतना सब कुछ ऑक्युपाई करने के बाद सरकार के बाद फिर भी यहाँ के लोग जो है अब घर भी उनका चला गया, ज़मीन भी चली गई। अब रोज़गार के लिए सर जबकि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, तब प्रयास में कमी कहाँ हो रही है सर? बस 2-3 साल और आप रुकिए, 2-3 साल बाद सीधी टाइगर रिजर्व्स के तौर पे एक फ्लाइंग मोड में होगा। निश्चित रूप से यहाँ ढेर सारे रिसॉर्ट्स के लिए लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं, वो बना रहे हैं और रोड बहुत अच्छी हो गई हैं। रेलवे की ट्रेन्स अब मड़वास में भी रुकने लगी हैं, पहले व्यवहारी में ही रुक रही थी, अब मड़वास में रुकने लगी हैं। तो रेलवे और रोड दोनों का नेटवर्क हो गया है। अभी जबलपुर में ढेर सारे फ्लाइट्स कई जगहों से जबलपुर एयरपोर्ट जुड़ रहा है, उससे भी टूरिस्ट आएंगे। बस 2-3 साल का इंतज़ार करने की बात है। इसके बाद सीधी ज़िले में पर्यटन उसी स्पीड में होगा जैसे आपका बांधवगढ़ कान्हा में हो रहा है। निश्चित तौर पर सर के द्वारा बेहद अच्छी बात कही गई। वो आसान भी तो हम पचे पहले से हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आशा में जी रहे हैं कि अब बेहतर हुई, अब बेहतर हुई। सर के द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई कि अब कहो न कहो ट्रांसपोर्टेशन जो है बेहतर बा है, तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में सीधी का जाना जाए। किंतु सवाल यह है कि तब तक बचे कितने लोग रहे हैं। काहे कि सर एक बात और समझ में आती है, बार बार जो है गाँव के लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, जो आपके टाइगर रिजर्व के आजू बाजू बफर जोन में हैं, उनको जो है विस्थापित किया जाता है। वो अपना जंगल छोड़ने को तैयार नहीं होते, आप उनसे जंगल छुड़वाने को तैयार रहते हैं। तो सर इसका कुछ क्या आप लोग रास्ता निकालते हैं? क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, जिसका खामियाजा उनको माल मवेशी और ख़ुद की जान दांव में लगा के जो है वो ऐसे जगह में रहते हैं। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? एक तो मैं क्लियर कर दूं कि बफर के लोगों को नहीं हटा रहे हैं। जो कोर के 54 गाँव हैं जी, सिर्फ उन्हीं लोगों के व्यवस्थापन का काम किया जा रहा है और उन 54 गांव में से 17 गांव ऐसे हैं जो ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं। 12 गांव ऐसे हैं जिनका अवार्ड पारित हो चुका है, उनमें से पैसे दिए जा चुके हैं, काफ़ी लोग उसमें से विस्थापित हो चुके हैं, विस्थापित हो रहे हैं। एक्चुअली कभी किसी को ज़बरदस्ती विस्थापित करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, ये म्यूचुअल कंसेंट पे हो रहा है। जब ग्राम सभा आम सहमति देती है उसी के बाद वो खंड स्तरीय समिति बैठती है और अभी 1 अप्रैल 2021 से जो 10 लाख रुपए प्रति बालिग था वो अब 15 लाख रुपए प्रति परिवार हो गया है। अगर एक परिवार में मान लीजिए कि पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो वो भी परिवार माने जाएंगे। ऐसे एक परिवार को हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं। या तो ऑप्शन 1 में एक मुश्त आप प्रति परिवार 15 लाख रुपए लेकर के बाहर जाएंगे, या ऑप्शन 2 में अगर आप प्रति परिवार 15 लाख रुपए नहीं देते तो हम आपको बसाने के लिए 2 हेक्टेयर ज़मीन और आने जाने वहाँ रहने के लिए मकान, करीब 30% राशि हम उसमें काट करके फिर आपका पेमेंट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको मतलब ज़बरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो टाइगर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। जो भी टाइगर रिजर्व्स, जो भी पशु, जो भी इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ लोगों के लिए हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट या किसी जानवर विशेष के लिए नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर एक बेहद सुलझी हुई बात कि यह मतलब जो यह हो रहा है यह सीधीन की तिर हो रहा है, यहीं के लोगन की तिर हो रहा है। और सर इस दौर पर जब किसी हिंसक पशु के द्वारा किसी इंसान के मवेशी को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी इंसान के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, तो उसके लिए क्या आप लोग का प्रोफार्मा होता है, किस तरह कंपनसेशन देते हैं आप लोग? अगर किसी के मवेशी को जंगली जानवर द्वारा मार दिया जाता है तो 30 दिन के अंदर उसको कंपनसेशन देने का प्रावधान है। और ये क्षतिपूर्ति की जो आदेश स्वीकृति करने का अधिकार है वो लोकल रेंज अफसर लेवल पे है। जैसे ही रेंज अफसर स्वीकृति जारी करता है तुरंत डिवीज़न ऑफिस से ही उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अगर किसी को घायल करता है तो उसके तत्काल सहायता उसको दी जाती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, उस पर जितना व्यय आता है वो जब आदमी जितना बिल पेमेंट करता है उसका पूरा का पूरा रीइंबर्समेंट होता है।
और अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए का प्रावधान 3 दिन के अंदर 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह सब सिस्टम में से हम बतवाइला हिसाब से कि जो उन्हें अपना पचे जाने की ज़रूरत ऐसे है काहे कि खबर जो है सब तक पहुंचा थी और नियम कायदा जाने रहा तो अपनों की बेहतर रही कि वास्तव में अपने अधिकार का है का हमका सुविधा है का असुविधा है सभी चीज़ें की जानकारी। अब सर बात छत्तीसगढ़ के हाथियों के झुंड की, बड़ी तबाही मचती है सर जब वो आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? छत्तीसगढ़ से 7 हाथी आए हुए थे, उसमें 2 हाथियों की और 2 बच्चों की वृद्धि हुई। मई और जून में ये 2 कुल बच्चे और पैदा हुए, ऐसे 2 हाथी थे। 2 हाथी और वृद्धि होकर के कुल 9 हाथी हो गए। पिछले महीने ये सभी हाथी वापस छत्तीसगढ़ चले गए हैं। निश्चित रूप से ये हाथी फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि हाथी के लिए कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बाउंड्री तो नहीं है। ये जो भी नुकसान पहुंचाते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर इन्होंने इनसे किसी की जनहानि हुई तो उसको तत्काल प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। दुर्भाग्य से फरवरी में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनको तत्काल 12 लाख रुपए दिए गए थे। किसी का घर अगर टूटता है उसको राजस्व विभाग द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है। फसल नुकसान पर उसको राजस्व विभाग द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है। जहाँ तक हाथियों के से अलर्ट करने की बात है तो हमारी एक टीम हमेशा उनके मूवमेंट पे नज़र रखती है और जिस गांव की तरफ हाथी जाते हैं हम उस गांव के लोगों को अलर्ट करते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से सभी पंचायतों में माइक सिस्टम की व्यवस्था की गई है। माइक से अनाउंस होता है कि लोग अलर्ट रहें, अगर कहीं अकेले घर में हैं तो घर छोड़ दें और गांव के अंदर आ जाएं। कभी कभी जंगलों में लोग अकेले घर बना करके रहते हैं और जब अकेले घर बना रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। अभी तक पिछले 7-8 महीने में उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई थी तो बहुत कम हाथियों ने नुकसान किया है। 4-5 घर को छोड़ करके और कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाथियों के साथ रहना हमको सीखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह इकोसिस्टम देखिए, प्रकृति के जितने करीब जाओ उतनी दुनिया खूबसूरत लगी और निश्चित तौर पर कोरोना जैसा महामारी देखे के बाद इंसान का प्रकृति के एहसास ज़रूर बा, काहे कि ये दौर में ऑक्सीजन की डिमांड के बात है और यह इकोसिस्टम के प्रति लोगन के एक कहा जाए रुझान बना कि आखिर यह इकोसिस्टम कितना जरूरी है। पेड़ लगावे की बात है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तो यहाँ तक कह दिन कि जन्मदिन में लोगन का पेड़ के जो है उपहार दीन जाए, पेड़ उनका दिन जाए, उनके जन्मदिन में पेड़ लगाए जाएं तो निश्चित तौर पर इकोसिस्टम बनाओ बहुत ज़रूरी है। ओके खातिर ये व्यवस्था के हिस्सा बने के पड़ी, ओके साथ चले की कोशिश करे पड़ी। और सर के द्वारा जो है यह बेहद अच्छी बात बताई गई कि हाथिन के द्वारा जो है हाथी कबो सीमा नहीं जाना था, न छत्तीसगढ़ जाना था, न मध्य प्रदेश जाना था। उनके खातिर तो पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है खुला है, उनका घर आए। सर इसमें आप लोग प्रिवेंशन के रूप में क्या ऐसे घर जहाँ पे आप लोगों ने चिन्हित किया होगा जहाँ ये कैजुअलिटीज़ हुई तो उनको रोकने के लिए कि आगामी दिनों में ऐसा कुछ ना हो, तो क्या अन्य जगहों को भी आप लोग अब ऑक्युपाई करने के लिए तैयार हैं? मतलब उनको भी कि यहाँ मूवमेंट बढ़ जाता है तो इसको भी हम अभयारण्य में शामिल करें या फिर उस ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कोई विचार नहीं है उस तरीके का। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे CCF साहब और उनके द्वारा जो है सब कुछ बतावागा। जो हम पूछें कुछ सवाल हैं जो शायद न पूछ पाए हुई, अपना पंचन से कहा कि कमेंट बॉक्स में उस सवाल अपना हमका देव, हम साहब के द्वारा जो है कोशिश करब जवाब लेके और अपना तक वो जवाबन का बेहतर तरीके से सर पहुँचाए पाई। और हमारी कोशिश यह ही कि वो हर सवाल सर से पूछे जाएँ जो या सीधी से जुड़े हैं या अभयारण्य से जुड़े हैं और आम लोगन से, आम जनता से जुड़े हैं, जिनका जवाब बखूबी साहब के द्वारा बेहद अच्छे तरीके से देंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद MP संदेश न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। अपन और अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।